हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दिसंबर 2019 के सीटेट का पेपर सॉल्यूशन, वो भी सीडीपी का, जिसमें से 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो 15 हमारे बचे हुए हैं आज की वीडियो में हम वो करेंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कई बार कोई क्वेश्चन सीधा का सीधा पेपर में आ जाता है, तो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और कैसे हुआ वो सब अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है कि इसका ये आंसर कैसे हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारी आरडी 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी, उसमें जो समावेशी शिक्षा क्या होगी हमारी? समावेशी शिक्षा जिसमें हर बच्चे को एक साथ लेके पढ़ाया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको अलग से क्लास दी जा रही है, जो बच्चा कमजोर है उसके लिए अलग से मेहनत की जा रही है, नहीं। सब बच्चों को एक साथ लेके एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, वो है हमारी समावेशी शिक्षा। तो इसमें जो समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जो हमारी आरटी 2009 है, वो अवधारणा यानी जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो किस पर आधारित है? यानी जो इसका जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है कि बच्चों के लिए ये सही रहेगी, वो हमसे आज के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में व्यवहारवादी सिद्धांत। क्या ये व्यवहार पर आधारित है बच्चों के? नहीं। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिव्यक्ति है। क्या ये जो मतलब बच्चे कमजोर होते हैं उनके प्रति हमने सहानुभूति दिखाई है तब समावेशी शिक्षा लागू की है? नहीं। तीसरा है हमारे पास अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अधिकार क्या है कि शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार है, तो सही है ये बात। अधिकार आधारित मानवता यानी मानवता को रख बच्चे का शिक्षा पाना अधिकार है, उसको ध्यान में रख के हमने समावेशी शिक्षा की है कि हर बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। तो ये वाला इसका राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो संरचनावादी ढांचा कि बच्चे खुद करके जो सीख रहे हैं, यानी जो बच्चे रचना कर रहे हैं उसके हिसाब से जो अधिगम हो रहा है बच्चों का, उसका जो प्राथमिक रूप है वो क्या है? यानी जो संरचनावादी ढांचे में अधिगम करता है बच्चा, वो किस प्रकार से कर रहा है, उसका प्राथमिक यानी पहला रूप पूछा गया। प्राथमिक मतलब स्टार्टिंग में, तो वो पूछा गया कि कैसे होगा। ऑप्शन क्या है इसमें हमारे पास में? यत्रवत याद करने पर आधारित, यानी जो लिखा है उसको रटा दो बच्चे को। क्या इस पे आधारित है ये संरचनावादी ढांचा? नहीं। दूसरा ऑप्शन है प्रबलन पर केंद्रित। प्रबलन यानी बच्चे को हम क्या किसी प्रकार का ऐसे बोलते हैं कि आज आप अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपको ये इनाम मिलेगा, या आपने ये कर लिया तो आपको दूसरी कक्षा में बढ़ा दिया जाएगा, या नेक्स्ट आपको टेस्ट में 5 नंबर एक्स्ट्रा देगी, यानी किसी प्रकार का हम बच्चे को लालच दे रहे हैं इसमें? नहीं। तीसरा क्या है इसमें हमारे पास में? अनुबंधन द्वारा अर्जित है। अनुबंधन यानी हम उद्दीपक और अनुक्रिया जो करते हैं, जो उनके बीच में कोई संबंध बनाकर कर रहे हैं? नहीं। 4 नंबर ऑप्शन क्या हमारे पास में? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन क्या हो गया हमारा? अवबोधन हो गया हमारा कि बच्चे के सामने हमने कोई समस्या रखी, बच्चा उसको सीखेगा कि ये समस्या क्यों हुई, अगर ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी खुद करके सीख रहा है बच्चा। अवबोधन कर यानी उसको बोध करके, उसको जानकर प्रक्रिया या क्रिया कर रहा है, तो उस पर आधारित है। तो ये इसका राइट हो जाएगा हमारा संरचनावादी ढांचा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे पास में? नेक्स्ट है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी कोई घटना हुई बच्चे के सामने, ठीक है, तो बच्चे ने उसके सामने अपने एक सिद्धांत बनाया, यानी उसको देख के महसूस करके उसने सिद्धांत बनाया, उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, यानी बच्चे ने इस घटना को देख के जो सोचा है, जो विचार किए हैं, उसको नकार देना चाहिए कि नहीं, बच्चे ने कर लिया ठीक है बात खत्म।
ऐसा करना चाहिए, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। हमें बच्चे के विकास में हर चीज को पॉजिटिव लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। नेगेटिव बात को ध्यान ही नहीं देना है। तो ये बात तो नेगेटिव अनदेखा करना यानी नकार देना उस बात को कि बच्चे ने क्या सोचा, उसको सोचना ही नहीं। तो ये वाली बात तो गलत होगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चे को दंडित करना चाहिए कि बच्चे ने सिद्धांत बना लिए तो उसने क्यों बनाई उस बात पे उसकी पिटाई कर देनी चाहिए। ये बात सही है, ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। यानी जो बच्चे ने अपना जो सिद्धांत यानी उस घटना को देख के जो महसूस किया, उसको जो उसने अपनी एक थ्योरी बनाई है, उसको क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए और अपना कोई सिद्धांत उसकी जगह रख देना चाहिए। ये बात सही है? नहीं। तीसरा 4 नंबर क्या है इसमें, प्रतिकूल परिणाम प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यानी इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि बच्चे ने जो समस्या को देख के जो आपने एक थ्योरी बनाई है, उस थ्योरी मतलब उसके रिलेटेड हमें उसके एग्जाम्पल देने चाहिए, उदाहरण देने चाहिए और उससे कि ऐसा करने पर ये उदाहरण इस पे सही बैठता है और उनको सही साबित करने के लिए उनको चुनौती देनी चाहिए कि इस उदाहरण को इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सही साबित कीजिए। तो ये वाली बात पॉजिटिव लग रही है, इसमें बच्चा खुद करेगा, यानी वो खुद एक्टिव होके कर रहा है, उस पर केंद्रित होगी ये वाली बात, तो ये सही है, ये राइट हो जाएगा इसका। 19 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 19 है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यानी छात्र केंद्रित क्या हो गया, यानी जो बच्चे को केंद्र में रख के जो शिक्षा की क्या विशेषता है ये पूछा गया हमसे। तो इसमें क्या होगा, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। यानी जो छात्र केंद्रित शिक्षा है, छात्र केंद्रित शिक्षा है जिसमें मान लो हमने हर सब्जेक्ट की एक बुक होती है, उस बुक में जो लिखा है वो पढ़ा दो और बच्चे को वो रटा दो, क्या उसी पे केंद्रित है? नहीं, हमें उस बच्चे के सोच बताना होगा कि ये क्यों हुआ, उसके अलग अलग उदाहरण देने होंगे हमें। हमें उन समस्याओं को बच्चों के सामने सुलझाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसी समस्या क्यों हुई, बच्चों को खुद एक्टिव करना पड़ेगा, वो होता है छात्र केंद्रित। तो पाठ्य पुस्तकों में तो निर्भर नहीं है ये वाली बात। दूसरा क्या है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यानी बच्चों ने जो अनुभव किया है, जो हमने उसको कोई कार्य दिया उसमें जो उसने अनुभव किया उसी को हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, तभी तो बच्चा दूसरे हम अगर कोई और काम करने के लिए बोले तभी तो उसमें एक्टिव रह पाएगा। अगर हम बोल देंगे नहीं तुमने तो गलत किया, ये वाली बात तो इसमें सही नहीं है, जो मैंने बताया था वो सही है, तो बच्चा क्या दोबारा करेगा, वो काम करेगा ही नहीं, बोलेगा टीचर को तो बोलना ही है कि तुमने ये गलत किया है, तो वो करेगा ही नहीं, एक्टिव ही नहीं रहेगा। तो छात्र केंद्रित कहाँ है, तो शिक्षक मतलब शिक्षक के आधारित पे हो गई। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है उन्हीं के अनुभव जो है उन्हीं को हमें इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी, ये इसका राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से ब्लैंक है, यानी खालिस्तान। ये जो संवेग होते हैं हमारे, जो इमोशन होते हैं हमारे, और संज्ञान हमारा ज्ञान हो गया, यानी जो हमारा संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है इसमें, पूर्णतः अलग है, यानी जो हमारे इमोशन होते हैं और जो हमारा ज्ञान है वो क्या एक दूसरे से अलग है? नहीं, हमारे ज्ञान में भी हमारे इमोशन है। ठीक है, हर बच्चे के अलग अलग संवेग होते हैं, अलग अलग इमोशन होते हैं, उसी के आधार पर उसके ज्ञान का भी निर्धारित किया जा सकता है। तो अलग तो नहीं है, एक दूसरे से संबंधित है ये हमारे। तो क्या हो जाएगा इसका, दो तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं, अलग अलग नहीं है। 3 नंबर क्या है, सन्निहित है, यानी एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे में निहित है, ये वाली बात राइट है, तो ये ठीक है इसका। 21 क्या है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो पहले भी हमारा आया था संरचनावादी ढांचा। संरचनावादी वही होता है जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, जो जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने और जेरोम ब्रूनर ने हमारा जो संरचनावादी सिद्धांत दिया इन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें बच्चा खुद करके सीखे, वही हमारा संरचनावादी सिद्धांत है। तो इसमें क्या पूछा है, इसके अनुसार जो अधिगम हो रहा है हमारा वो इन कथनों में से कौन सा उसके लिए सही है वो पूछा है। तो कथन क्या है हमारे पास में, अधिगम पुनरुत्पादन या समरण की प्रक्रिया है। यदि अधिगम क्या है, अधिगम पुनरुत्पादन यानी दोबारा उत्पादन करना किसी चीज का, यानी उस ज्ञान को दोबारा निर्माण करना, या समण यानी याद रखना की प्रक्रिया है। दूसरा क्या, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, यानी जो लिखा है उसको रट दो वो अधिगम है? नहीं। 3 नंबर क्या है, अधिगम आवर्तीय संबंध
के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम आवर्तीय संबंध, यानी बार बार जो रिपीट हो रहा है एक दूसरे का संबंध बना दो और उस पे हमारा व्यवहार केंद्रित कर दो, क्या वो अधिगम है? नहीं। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। 4 नंबर ऑप्शन में क्या है? अधिगम सक्रिय विनियोजन, यानी हम उसमें सक्रिय रह के, यानी लगातार उसमें हमारी भागीदारी हो। सक्रिय क्या हो गया? यानी उसमें हम लगातार हिस्सेदारी बनते रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया फिर पढ़े नहीं, हमने तो पढ़ लिया छोड़ दो, नहीं, उसमें हमें लगातार रहना पड़ेगा। उसमें हमारी जो क्रिया है वो लगातार उसमें हमें करनी पड़ेगी, तभी अधिगम होगा। इस प्रकार जो हम ज्ञान अर्जित करेंगे वो अधिगम है। तो ये वाली इसकी बात सही है, 4 नंबर इसका राइट होगा। 22 क्या है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यानी बच्चे के सामने एक हमने उदाहरण दे दिया और एक उससे अपोजिट उदाहरण दे दिया, इस बात को कि क्या परिणाम निकलेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यानी जो सिद्धांत है, जो अवधारणाएं हैं, उनको बच्चे के दिमाग में अच्छे से समझाने के लिए क्या ये सही तरीका रहेगा? दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। नहीं, ये तो मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा, ये दिखने में हमें ऐसा लग रहा है कि गलत है, भ्रांतियां उत्पन्न कर रहा है। तो ये वाली बात तो हो, मतलब नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये तो हमें देखना है पॉजिटिव पॉइंट इसका, कि जो हम उदाहरण दे रहे हैं बच्चे के सामने उसका क्या प्रभाव होगा बच्चे के सामने, वो हमसे पूछा है। तो यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। अभाव तो पैदा करेगा तो हम उदाहरण देंगे ही क्यों? हमें तो बच्चे के अवधारणा को स्पष्ट करना है, इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं। तो ये वाली बात भी गलत है। 4 नंबर क्या है? यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या होगा इसका राइट? पहला ऑप्शन हमारा ठीक लग रहा है हमें, कि ये बच्चों को प्रोत्साहित करेगा। हम उदाहरण देंगे तो ये बच्चे को समझने में उनको प्रोत्साहित करेगा कि नहीं देखिए ये उदाहरण इसके लिए सही बैठ रहा है, उसके समझ में आएगी वो वाली बात। तो ये इसका राइट होगा। 23 क्या है? बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी बच्चे को हम अधिगम करवा रहे हैं, उसके हम हर चीज में, मतलब उसने एक टेस्ट देते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर आए उसको इनाम दे दिया, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए उसकी पिटाई कर दी, दूसरा टेस्ट लिया उसमें अच्छे आए पिटाई कर दी, मतलब इनाम दे दिया। जैसे मतलब लगातार यही चल रहा है। हम ना तो उसको ऐसा है कि इनाम नहीं दे रहे हैं, दंड नहीं दे, मतलब लगातार वही कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, दंड। इसमें क्या होगा कि बच्चे तो मतलब उसको ऐसी आदत सी बन जाएगी कि नहीं अगर अच्छे नंबर आए तो पुरस्कार मिल जाएगा, तो पढ़ने में मतलब उसका वो नहीं लगेगा कि मैं पढ़ लूंगा तो ठीक है वरना पिटाई खा लूंगा कोई बात नहीं। मतलब वो जो उसकी अंतर जो आत्मा थी उसमें से आवाज ही नहीं आएगी पढ़ने के प्रति, कि ये तो चल ही रहा है कंटिन्यू, कोई अलग बात तो इसमें होनी नहीं है कि या तो इनाम मिल जाएगा या पिटाई हो जाएगी। यानी जो वो उसकी अभिप्रेरणा है वो कम हो जाएगी, जो आंतरिक अभिप्रेरणा थी वो इसमें कम हो जाएगी। तो ऐसा क्या होगा? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बाहरी तो कहाँ हो रही है, बाहरी तो ज्यादा हो रही है, उसको पुरस्कार भी मिल रहे हैं और इनाम भी मिल रहा है। ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, आंतरिक कहाँ से बढ़ रही है? आंतरिक तो मतलब खुद सोचेगा तभी बढ़ेगी ना आंतरिक तो। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नहीं, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। ऐसा करने से क्या होता है? जो बच्चा खुद से मतलब अपनी अंतरात्मा से उसकी आवाज आती है कि नहीं मुझे ये पढ़ना है, तब वो उसको अच्छे से समझ पाएगा, उसकी जिज्ञासा है वो कम होगी। अगर हम बार बार उसको इनाम दे देंगे तो नहीं। हमें ऐसा है कि चलो, नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि बच्चे को ऐसा लगे कि हर टेस्ट में उसको इनाम मिलेगा, हर टेस्ट में उसकी दंड मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करके हमें अचानक से या कुछ टाइम के बाद में ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चे की अभिरुचि उसमें बनी रहे। 24 क्या? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थिक अधिगम को बढ़ावा देती है? यानी हमसे ये पूछा गया है जो हम बच्चे को अधिगम कराते हैं, इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हैं कि ये कौन सी जो ये ऑप्शन है इनमें से अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, यानी अधिगम उसका बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या क्या? शारीरिक दंड से अधिगम बढ़ता है? नहीं, शारीरिक दंड से अधिगम कम होता है, बच्चा डरने लग जाएगा, जो आता होगा वो भी भूल जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है, यानी
बच्चे को हम अधिगम करा रहे हैं तो हम उसको सहयोग करें, ये तो ठीक बात है, सहयोग तो करेंगे तो बच्चे को बढ़ने में मदद मिलेगी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी जरूरी है, बच्चे को टाइम टाइम पर मूल्यांकन होना चाहिए, कहाँ कमी है उसको सुधारना चाहिए। 4 नंबर क्या है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, नहीं, हमें बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करेंगे तो बच्चे के मन में ऐसा होने लग जाएगा कि ये तो इंटेलिजेंट है, ये तो मुझसे हमेशा अच्छा ही करता है, मैं तो कमजोर हूँ, इससे अच्छा कर नहीं पाऊंगा। नहीं, तुलना करके हमें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, मूल्यांकन तो करना चाहिए बच्चों का, पर एक दूसरे से तुलना करके नहीं। उनका जो मूल्यांकन हम करते हैं वो लगातार करना चाहिए, ताकि उनकी कमियों का हमें पता चले, उसमें हम सुधार कर सकें कि ऐसी कमी क्यों हो रही है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मुझे तो 2 और 3 ठीक लग रहे हैं, इसमें देखते हैं 2 और 3 कहीं पे है क्या। ये रहा सेकेंड ऑप्शन, 2 एंड 3 है इसमें 24 में, तो इसका राइट हो जाएगा। 25 क्या है इसमें, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि एक शिक्षक है, बच्चों के जो जटिल अवधारणा यानी जो कठिन कंसेप्ट आ जाते हैं बुक में, चैप्टर में, कहीं पे भी, उनको बच्चों के सामने स्पष्ट करने के लिए टीचर क्या करे, यानी आसान बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन क्या है, एक व्याख्यान दे करके, यानी उस पे एक स्पीच दे दो, बच्चे के समझ में आ जाएगा। ये बात तो ठीक तो है पर बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा क्या, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यानी उस जो अवधारणा थी उसमें हमने भी प्रतियोगिता रखती कि कौन बच्चा इसको अच्छे से कर पाएगा, ऐसा करके। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, यानी उस चीज को बार बार रिपीट करवा दो बच्चों को, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, देखो, बार बार इसको करके देखो। ये वाली बात बार बार करने से बच्चा वैसे ही बोर हो जाएगा उस चीज को, ये वाली बात भी गलत है। 4 नंबर क्या है, अन्वेषण या परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के। अन्वेषण क्या हो गया हमारी, यानी जो अवधारणा है उसको कुछ खोजने, खुद को खोजने के लिए बोलो कि ये जो अवधारणा है इससे संबंधित कुछ ऐसा आप खुद करके देखो, खुद खोजो इस अवधारणा के बारे में। परिचर्चा, एक दूसरे से चर्चा करो कि ऐसा क्यों हुआ, इस अवधारणा में ऐसा क्या है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे से चर्चा करो इस पे। ऐसे अवसर देकर बच्चों की हम उस अवधारणा को आसान कर सकते हैं, तो ये इसका राइट होगा 4 नंबर। 26 क्या है, 26 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, ये हमसे पूछा गया। यानी एक प्राथमिक विद्यालय, यानी जो प्राइमरी स्कूल है हमारा, उसकी एक अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली यानी एक अच्छा समस्या समाधान करता, समस्या समाधान यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद कर सके, ऐसा एक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, यानी उसने कोई समस्या सुलझा दी उसको इनाम दे दो, ऐसा करके नहीं, ऐसे तो उस बच्चे को आदत हो जाएगी, मुझसे तो नहीं कर पाएगा, वो इनाम के लिए करेगा। ठीक है, दूसरी क्या है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर, यानी जो क्रिया कर रहे हैं उसी पर बल दे दो और उसी का महत्व देकर, बाकी आसपास कुछ हो रहा है उस पर मत सोचो, ऐसा करके नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके या दंडित करके, यानी उसने जो गलत उत्तर दिए उनको बोल दो कि ये गलत है, उसको मत मानो और उनको सजा दे दो, ये बात तो है, ये तो पॉइंट ही गलत लग रहा है। ठीक है, 4 नंबर क्या, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये वाली बात सही है, यानी बच्चे को जो समस्या है उसमें खुद उसको महसूस करने दो, तभी वो बच्चा उस समस्या का अच्छे से समाधान कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, यानी जो हमारी अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या जन्मपूर्व, उसमें से हमसे पूछा गया है कि किसमें हमारा शारीरिक विकास यानी जो शरीर की वृद्धि है वो तीव्र गति से हो रहा है। शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से कौन सी अवस्था में हो रहा है, आपको पता ही है, शैशवावस्था में हमारा शारीरिक विकास तीव्र होता है। ठीक है, तो इसमें शैशवावस्था किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में है, शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होगी हमारी, जो 2 से 6 वाली हमारी जो है वो प्रारंभिक अवस्था, 0 से 2 वाली होती है हमारी शैशवावस्था। तो किसमें होता है, इसी में हमारा शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है।
28 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी हमारे जो विकास के सिद्धांत है कि विकास सतत होता है, लगातार होता है, विकास रुकता नहीं है विकास। ठीक है, विकास कहाँ से होता है, सिर से लेके पैर की तरफ होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास एकीकरण का सिद्धांत, यानी हर इंसान का विकास एक ही जैसा ऐसा नहीं है कि इंडिया के मतलब इंडिया के लोगों का विकास अलग होता है, बाहर के लोगों का अलग होता है, नहीं, विकास मतलब सबका एक ही जैसा होता है कि सिर से लेके पैर की तरफ ही होगा, केंद्र से बाहर की तरफ होगा। ठीक, ये जो हमारे विकास के सिद्धांत है उनमें से जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है वो पूछा गया है। यानी इस बात पे आपको ध्यान देना है कि हमसे हाँ पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। कई बार हम ऐसे ही क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि हम नहीं पे ध्यान नहीं देते, सीधा ही देखते हैं कि विकास का सिद्धांत पूछा है तो जो हमें दिखता है उसी पे हम राइट लगा देते हैं और वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें हमें पूछा गया विकास का सिद्धांत नहीं है, वो हमसे पूछा गया। तो क्या है, विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये तो सही बात है, विकास तो चलता ही रहता है, विकास कोई रुकता थोड़ी ना है। विकास परिवर्त्य होता है, यानी विकास बदलता रहता है, ये बात सही है, ये बात भी सही है। विकास तो मतलब आज कम है कल ज्यादा होगा, हो सकता है कल कम हो जाए, मतलब बदलता रहता है, कंटिन्यू, जरूर तो नहीं है लगातार जैसे चल रहा है उसी स्पीड में चलेगा, नहीं। विकास आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है नहीं होता विकास, तो प्रभावित तो होता ही है, आनुवंशिकता या पर्यावरण, ये भी विकास का सिद्धांत है। तो 4 नंबर क्या है, विकास सार्वभौमिकता सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। विकास सार्वभौमिक है, ये बात तो ठीक है, पर देखिए जो सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, जो ये नहीं वाली बात आ गई, इसने इस ऑप्शन को गलत कर दिया, तो ये वाली बात इसमें सही रहेगी, हमें नहीं पूछा गया था, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति की विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। यानी जो विभिन्नताएं पाई जाती है हमारे अंदर की, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, जैसे भी है जो हमारी व्यक्ति की विभिन्नताएं हैं उसका प्राथमिक कारण यानी पहला कारण हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है, जो हमारी व्यक्ति में ये कुछ हद तक हमारे आनुवंशिक कारकों पे और फिर पर्यावरण पे निर्भर होती है, तो ये जटिल पारस्परिक क्रिया होगी, तो ये इसका राइट आंसर ये होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। क्या पूछा है, द्वितीयक पूछा है, प्राथमिक ना पूछ के, प्राथमिक तो हमारा परिवार होता है और आस पड़ोस लगा लो, तो द्वितीयक पूछा है। फिर इसके बाद बच्चा कहाँ जाना शुरू करता है, स्कूल में, वही उसका समाजीकरण करेगा फिर, तो क्या आ जाएगा, विद्यालय और मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या होगी, जैसे टीवी लगा लो या इधर उधर बच्चा सुनता है जो भी है, तो मीडिया, उससे फिर उसका सामाजिकरण होना शुरू होता है, पहले उसका परिवार से होता है, आस पड़ोस से होता है कि बच्चा उसी में रहता है, छोटा होता है तब, फिर बाद में वो स्कूल जाना शुरू करता है और मीडिया के संपर्क में आता है, फिर वो वहां से उसका सामाजिकरण होता है। आज हमने क्या किया, आज हमने किया जो 2019 वाला हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ उसके सीडीपी के 15 क्वेश्चन किए, 15 हम पहले कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस चैनल पे मैंने आपको सीडीपी भी करवा दी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी भी हो गई है और 7th क्लास की चल रही है, तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।